तो देखिए, मैं दिल्ली से आया हूं। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि आप 5 काम बता दीजिए जिसकी वजह से जनता ये कह सके कि साहब हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे लिए काम किया। ये आपका मॉडल है। ये उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की गवर्नेंस का मॉडल है। और मैं चैलेंज देके कहता हूं, आप डिबेट कर लीजिए इस बात। हम कह रहे हैं कि हम नई पार्टी थे, 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली में सरकारी स्कूल ऐसे कर दिए कि पूरे दिल्ली के लाखों बच्चों को फायदा हो रहा है। लाखों लोगों को हॉस्पिटल सिस्टम का फायदा हो रहा है। अस्सी 80% आबादी को दिल्ली को फ्री में बिजली मिल रही है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। पानी का फायदा हो रहा है, पर कैपिटा इनकम ऊपर चली जा रही है। लगातार हर चीज में फायदा हो रहा है। महिलाओं को, पूरी दिल्ली की महिलाओं को बस यात्रा फ्री मिल रही है, जिससे कि घर की आमदनी बढ़ रही है। चुनौती देके कहता हूं, जहां मर्जी डिबेट कर लीजिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, 5 काम आप बता दीजिए जिससे उत्तराखंड की जनता को फायदा हो रहा है। यहां याद आएंगे कि साहब कांग्रेस के एक नेता थे रावत जी, उनके बारे में कोई स्टिंग आया तो वो चुप हो गए, वो त्रिवेंद्र रावत जी पे कुछ नहीं बोलते। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी स्टिंग आ गया, मैंने सुना कहीं मीडिया में सुना था उनके बारे में भी कोई स्टिंग आ गया। अब वो पिछले कांग्रेस के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ नहीं बोलते। तो एक तरफ दिल्ली का केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है और एक तरफ ये स्टिंग मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। ये स्टिंग ऑपरेशन वाले मुख्यमंत्री जो हैं, ये उत्तराखंड के लोगों के सपने पूरे नहीं कर सकते। ये स्टिंग ऑपरेशन वाले मुख्यमंत्री जो हैं, ये यहाँ स्कूल पर खर्च नहीं कर सकते, ये स्टिंग वाले मामलों पर खर्च कर सकते हैं। ये स्टिंग वाले मंत्री जो हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, अस्पताल नहीं बनवा सकते, ये सड़कें नहीं बनवा सकते, ये रोजगार नहीं खड़े कर सकते, ये बिजली सस्ती नहीं कर सकते, ये पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा सकते। तो आज उत्तराखंड के सामने 2 मॉडल है। अभी तक तो विकल्प नहीं था, कांग्रेस हटाई बीजेपी ले आए, बीजेपी हटाई उसको ले आए। मॉडल एक ही था, एक मुख्यमंत्री का स्टिंग, दूसरे सरकार का मुख्यमंत्री चुप। दूसरी सरकार के मुख्यमंत्री का भी स्टिंग आ गया, पहली सरकार का मुख्यमंत्री चुप। तो दोनों एक दूसरे के स्टिंग के बारे में चुप है, क्योंकि सबको पता है कि हमारे स्टिंग है। मैं उत्तराखंड के लोगों को कहना चाहता हूं कि एक बार केजरीवाल जी पे भरोसा तो करके देखिए, आप इन दोनों पार्टियों का नाम भूल जाएंगे। जैसा दिल्ली में हो गया, आपने एक पार्टी हटाई, दूसरी लाके देखी, दूसरी हटाई, पहली लाके देखी, पहली हटाई, फिर दूसरी लाके देखी, दूसरी हटाई, फिर पहली लाके देखी। कांग्रेस हटाई बीजेपी, बीजेपी हटाई कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस। उससे नहीं निकला देवभूमि का सपना। देवभूमि का सपना जो हम सब लोगों ने यहाँ उत्तराखंड के खासतौर से लोगों ने उत्तराखंड बनाते वक्त देखा था, वो सपना केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस ही पूरा हो सकता है। मनीष जी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनीष जी वो नाम है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मनीष जी ने और मनीष जी की जो पूरी टीम थी, आम आदमी पार्टी ने जो कार्य किए, वो रोल मॉडल जो स्थापित दिल्ली में किया गया, वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं बल्कि पूरे विश्व में उस रोल मॉडल के चर्चा है, जिसका हम सभी को गर्व मनीष जी पर है, उनकी पूरी आम आदमी पार्टी पर है और पूरी टीम पर है। मनीष जी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। और जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है संवाद, इस संवाद के कार्यक्रम में हम मनीष जी से कुछ सवाल यहाँ पर पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले मनीष जी, संवाद को शुरू करने से पहले जो पूरी जनता है वो आपसे ये जानना चाहती है कि जिस तरीके से चुनाव की जो घोषणा हुई थी उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभा सीटों पर, तो जो दिल्ली का जो रोल मॉडल है, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत विषम हैं, तो दिल्ली का रोल मॉडल उत्तराखंड में कैसे स्थापित करेंगे? शुरुआत इससे ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। और मैं आज यहाँ हल्द्वानी में यहाँ सभी साथियों को, सभी यहाँ पधारे विद्वजनों को धन्यवाद करता हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मीडिया के साथियों से कि जो लोग काफ़ी देर से आके अपने अपना समय निकाल के यहाँ बैठे हैं, थोड़ी इम्पोर्टेंस उनको भी दे दें। आप इम्पोर्टेंट हैं, मीडिया का एक साथी बहुत इम्पोर्टेंट है, पर मुझे लगता है इम्पोर्टेंस उस आदमी की भी है जो आपकी पीठ के ठीक पीछे इसलिए छिप गया है क्योंकि आपके हाथ में कैमरा है। तो अगर आप अपनी पीठ पीछे खड़े उस आदमी को, आप उसकी आवाज़ है मैं जानता हूँ, पर उस आदमी को थोड़ी सी जगह, थोड़ा सा स्पेस इस तरह से सहयोग करके दे दें। मीडिया से हूँ इसलिए थोड़ा प्रोफेशनल रिश्ता रखता हूँ आप लोगों से, इसलिए हक के साथ कुछ कई बार कहने का मन कर जाता है। देखो अभी अच्छा लग रहा है ना, सबको दिखाई दे रहा है और मुझे भी सब दिखाई दे रहे हैं।
थैंक यू वेरी मच। और कैलाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दिल्ली के मॉडल पर, दिल्ली के केजरीवाल मॉडल के बारे में मुझसे सवाल किया और उत्तराखंड में क्या मॉडल की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, मैं दिल्ली से आया हूं और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल से जो सरकार काम कर रही है, अब तो 5.5 साल हो गए, दूसरी सरकार आ गई है, तो लगभग 5.5 साल पहले दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ईमानदार राजनीति चुनी थी और उस ईमानदार राजनीति की वजह से आज दिल्ली में स्कूल अच्छे हो गए हैं। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से निकल के बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं। एक स्कूल से, इसी साल एक स्कूल से 5 बच्चे आईआईटी में गए हैं। 80 लड़कियों में से 36 लड़कियों ने नीट क्लियर किया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं। आज दिल्ली के हॉस्पिटल्स की चर्चा चारों तरफ हो रही है। देश का शायद एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल दिल्ली में है जहां पिछले 7-8 महीने में 10,000 कोविड के पेशेंट्स ठीक किए हैं। जिसने आयुर्वेदिक के नाम पे देखें तो देश का एकमात्र आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जिसने 1 महीने से लेके और 106 साल तक के व्यक्ति को कोविड से ठीक किया है। 2000 लोग आयुर्वेद हॉस्पिटल है ठीक। तो दिल्ली के हॉस्पिटल की चर्चा देश विदेश में भी हो रही है और कोविड जैसी महामारी में, क्योंकि 5 साल तैयारी हुई तो कोविड जैसी महामारी से लड़ने में हम लोग कामयाब हुए उस हेल्थ मॉडल की वजह से। जिस समय देश में मंदी का भयंकर दौर था, चारों तरफ नौकरियां छूट रही थीं, चारों तरफ पर कैपिटा इनकम घट रही थी, दिल्ली की पर कैपिटा इनकम ऑनेस्ट पॉलिटिक्स की वजह से गवर्नेंस आगे बढ़ती चली गई। सारी सरकारें बजट का रोना रो रही थीं। पिछले 5 साल में दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ से बढ़ के 65,000 करोड़ रुपए हो गया, जो दिल्ली के इतिहास, देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी एक सरकार के टेन्योर में किसी राज्य सरकार का बजट दोगुना हो। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली का एक मॉडल समझ में आ सके। और जब पैसा बढ़ा, सरकार की आमदनी बढ़ी, तो सरकार ने उस पैसे को और जनउपयोगी कामों में इन्वेस्ट किया, जैसे बिजली सस्ती करना। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिल रही है केजरीवाल जी के नेतृत्व में और एक लगभग 60 से 80% आबादी को हर महीने फ्री बिजली मिलती है। वहां पर पानी मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, लोगों के लिए रोजगार क्रिएट हुए हैं, इकोनॉमी आगे बढ़ी है। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि 5 साल पहले दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार सरकार चुनी थी और ईमानदार राजनीति की वजह से ये हुआ। अब मैं थोड़ा उत्तराखंड के मॉडल की तरफ आता हूं। उत्तराखंड का वर्तमान मॉडल क्या है? 5 साल पहले उत्तराखंड के लोगों ने जिन नेताओं को चुना, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपने उत्तराखंड के लिए क्या किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 5 साल में 5 काम बता सकते हैं आप कि हमने ये उत्तराखंड में ऐसे काम किए जिसका पूरे उत्तराखंड की जनता पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। 5 काम। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि आप 5 काम बता दीजिए जिसकी वजह से जनता ये कह सके कि साहब हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे लिए ये काम किया। ये आपका मॉडल है। ये उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की गवर्नेंस का मॉडल है। और मैं चैलेंज देके कहता हूं आप डिबेट कर लीजिए इस बात पे। हम कह रहे हैं कि हम नई पार्टी थे, 5 साल के अंदर दिल्ली में सरकारी स्कूल ऐसे कर दिए कि पूरे दिल्ली के लाखों बच्चों को फायदा हो रहा है, लाखों लोगों को हॉस्पिटल सिस्टम का फायदा हो रहा है, 80% आबादी को दिल्ली को फ्री में बिजली मिल रही है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, पानी का फायदा हो रहा है, पर कैपिटा इनकम ऊपर चली जा रही है, लगातार हर चीज में फायदा हो रहा है। महिलाओं को, पूरी दिल्ली की महिलाओं को बस यात्रा फ्री मिल रही है, जिससे कि घर की आमदनी बढ़ रही है उनके। मैं पूछ रहा हूं और चुनौती देके कहता हूं, जहां मर्जी डिबेट कर लीजिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, 5 काम आप बता दीजिए जिससे उत्तराखंड की जनता को फायदा हो रहा हो। लेकिन मॉडल क्या है, मैं 2-3 मिनट लूंगा आपके, इससे पहले कि आप अपने सवालों पे आए और फिर काफी लोगों के सवाल होंगे इस संवाद में। मैं यहां के मॉडल पे, जिस रूप में मैं देख रहा हूं अभी और जिस रूप में आप में से बहुत सारे लोग देखते हैं, यहां भी बहुत लोग बैठे हैं, 5 काम बता दें जिनसे आपको फायदा हुआ हो। उत्तराखंड की सरकार के 5 काम बता दें। पत्रकार बैठे हैं, 5 इस सरकार के 5 साल खोज लाओ, 5 साल के 5 काम खोज रहा है कि साहब हम
इस सरकार ने 5 काम ऐसे किए जिसकी वजह से उत्तराखंड के सारे लोगों को ये फायदा हो गया। ढूंढ के नहीं मिलेंगे, आपको याद नहीं आएगा, गिनाने में याद नहीं आएगा। 5 काम यहां क्या याद आएगा? बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बारे में मैं बात कर सकता हूं। यहां याद आएंगे कि साहब कांग्रेस के एक नेता थे रावत जी, उनके बारे में कोई स्टिंग आया तो वो चुप हो गए, वो त्रिवेंद्र रावत जी पे कुछ नहीं बोलते। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी स्टिंग आ गया, मैंने सुना, कहीं मीडिया में ही सुना था, उनके बारे में भी कोई स्टिंग आ गया। अब वो पिछले कांग्रेस के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ नहीं बोलते। तो एक तरफ आज जब मैं उत्तराखंड में आया हूं तो एक तरफ दिल्ली का केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है और एक तरफ ये स्टिंग मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। ये स्टिंग ऑपरेशन वाले मुख्यमंत्री जो हैं, ये उत्तराखंड के लोगों के सपने पूरे नहीं कर सकते। ये स्टिंग ऑपरेशन वाले मुख्यमंत्री जो हैं, ये यहां स्कूल पर खर्च नहीं कर सकते, ये स्टिंग वाले मामलों पे खर्च कर सकते हैं। ये स्टिंग वाले मंत्री जो हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, ये सरकारी स्कूल तो छोड़ दो, अस्पताल नहीं बनवा सकते, ये सड़कें नहीं बनवा सकते, ये रोजगार नहीं खड़े कर सकते, ये बिजली सस्ती नहीं कर सकते, ये पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा सकते, इकोनॉमी। तो आज उत्तराखंड के सामने 2 मॉडल हैं। अभी तक तो विकल्प नहीं था, कांग्रेस हटाई बीजेपी ले आए, बीजेपी हटाई उसको ले आए। मॉडल एक ही था, एक मुख्यमंत्री का स्टिंग, दूसरे सरकार का मुख्यमंत्री चुप। दूसरी सरकार के मुख्यमंत्री का भी स्टिंग आ गया, पहली सरकार का मुख्यमंत्री चुप, पहली पार्टी का मुख्यमंत्री चुप। तो दोनों एक दूसरे के स्टिंग के बारे में चुप है, क्योंकि सबको पता है कि हमारे स्टिंग है। तो आज एक तरफ स्टिंग राज्य है, स्टिंग मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, एक तरफ केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। मैं उत्तराखंड के लोगों को कहना चाहता हूं कि एक बार केजरीवाल जी पे भरोसा तो करके देखिए, आप इन दोनों पार्टियों का नाम भूल जाएंगे, जैसा दिल्ली में हो गया। दिल्ली में हो गया है। पहली बार तो कहते थे जी, वो क्या बोलते हैं, बबल, पानी का बबूला है, एक बार ही उठता है जी। दूसरी बार भी ऐसे ही आ गए। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि केजरीवाल ऑफ मॉडल ऑफ गवर्नेंस में लोग दूसरी पार्टियों के नाम भूल जाते हैं, और ये उत्तराखंड में भी होगा। बस मैं अपील यही करना चाहता हूं कि ये आज देवभूमि के लोगों ने जो सपना देखा है उत्तराखंड को लेके, और 20 साल पहले भी देखा था, उस सपने को सच करने का वक्त आ गया है। आपने एक पार्टी हटाई, दूसरी लाके देखी, दूसरी हटाई, पहली लाके देखी, पहली हटाई, फिर दूसरी लाके देखी, दूसरी हटाई, फिर पहली लाके देखी। कांग्रेस हटाई बीजेपी, बीजेपी हटाई कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस। उससे नहीं निकला देवभूमि का सपना। देवभूमि का सपना जो हम सब लोगों ने यहाँ उत्तराखंड के, खासतौर से लोगों ने उत्तराखंड बनाते वक्त देखा था, वो सपना केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस ही पूरा हो सकता है। तो इसलिए केजरीवाल जी को एक मौका देके देखें, आप बाकी पार्टियों के नाम भूल जाएंगे। ये मॉडल की बात करने में दिल्ली से यहाँ आया हूँ, और आज सुबह मैं कैंची धाम गया था। देवभूमि है, उत्तराखंड के कण कण में देवत्व बसा हुआ है। और मैं जब आज सुबह कैंची धाम गया तो बहुत, मतलब सच में, नाम तो मैं तो पहली बार जाना हुआ, मैंने बहुत बार मन बनाया था, नाम बहुत सुना हुआ था। वास्तव में आज वहाँ जाके फील हुआ कि जब कोई बहुत पहुँचा हुआ समाधिस्थ व्यक्तित्व किसी स्थल पर रह जाए, अपने टच कर जाए उसको, वहाँ अपने व्यक्तित्व की उपस्थिति छोड़ जाए, तो उसमें कितना देवत्व, कितनी शांति मिलती है, मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया। उसके लाखों फॉलोअर्स हैं उत्तराखंड में। मैं उनसे भी कहूँगा कि आज आप देवभूमि के लिए, हम सबके पास मौका है। एक तरफ स्टिंग राज्य है, एक तरफ आपको चाहिए राम राज्य। तो राम राज्य की बात करिए, स्टिंग राज्य को छोड़ दीजिए। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी था जनता का, जिसका जवाब आपने दे भी दिया है। तो संवाद के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा और उसके बाद जनता के भी कुछ सवाल हैं जिनमें पर्ची आप उठाएंगे और नाम लेंगे। उसके बाद जो व्यक्ति का जो सवाल होगा वो व्यक्ति सवाल पूछ सकता है। पहला सवाल मेरा मनीष जी आपसे ये है कि चुनावी घोषणा के बाद उत्तराखंड का आपका पहला दौरा है और कैंची धाम से आपने शुरुआत की है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने आज कैंची धाम में जाके ये प्रार्थना की कि वहाँ जाके जो पवित्र अनुभव हो रहा था ना, जो बहुत अच्छी पॉजिटिव सी फीलिंग आ रही थी वहाँ पे बैठ के, अपने लिए आ रही थी, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि, तो वहाँ मैं प्रार्थना ये कर रहा था कि
उत्तराखंड के लोगों को भी, देश के लोगों को भी हम ऐसी शिक्षा दे सकें कि सबके जीवन में इतनी शांति आए, ऐसी गवर्नेंस दे सकें, ऐसी राजनीति दे सकें कि सबके जीवन में इतनी मदद हो, ऐसी राजनीति की स्थापना हो देश में, उत्तराखंड में। जी सर, कल का जब आप उत्तराखंड आए, ठाकुर द्वारा पर हमने देखा, कई जगह हमने देखा कि सैकड़ों की तादाद में जनता का प्यार आपको मिला, तो कैसा आपने महसूस किया? जनता तैयार है, लोग मन बना चुके हैं। लोगों ने उत्तराखंड के बारे में एक बड़ी, अभी मैं कुछ पत्रकारों के समूह से बात कर रहा था तो कह रहे थे जी उत्तराखंड के युवा जो हैं, मैं दिल्ली के बारे में कुछ बता रहा था कि दिल्ली में ये किया, दिल्ली में वो किया, केजरीवाल जी ऐसा करते हैं। बोले जी देखो आप चिंता मत करो, उत्तराखंड में लोग अच्छे से जानते हैं, उत्तराखंड के गाँव का लड़का या तो आर्मी में जाता है देशभक्ति करने या दिल्ली में जाता है नौकरी करने। तो उत्तराखंड के गांव-गांव में लोग जान रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे गांवों के लोग दिल्ली में आके रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं, जिनको पहली बार लगा है कि यार एजुकेशन ये होती है, सरकार ये होती है। वो अपने गांव बात करते हैं, वो बताते हैं कि हमने अपने गांव बात की, तो वहाँ पूछते हैं भाई ये झाड़ू वाले दिल्ली कब आएंगे, तब झाड़ू वाले उत्तराखंड कब आएंगे, तब झाड़ू वाले उत्तराखंड आ रहे हैं, एक और जोश के साथ आ रहे हैं। एक और मेरा महत्वपूर्ण सवाल है सर, कि जनता से ही ये सवाल है कि आम आदमी पार्टी ने जब से ऐलान किया है तो लोगों में एक उम्मीद बढ़ गई है आम आदमी पार्टी को लेकर। तो 2022 के चुनाव की अगर हम बात करें तो क्या कुछ आपका जो लक्ष्य होगा, क्या कुछ लक्ष्य होगा और क्या कुछ मोटिव आपका होगा? मोटिव तो यही होगा साहब कि जैसा काम दिल्ली में किया है, जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली में स्थापित हुआ है, वही केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस उत्तराखंड में भी स्थापित हो। उत्तराखंड के स्कूलों के लिए आपने देखा ना उत्तराखंड में कितने सारे स्कूल बंद हुए हैं, पत्रकार मुझे बता रहे थे करीब 5-6 हज़ार स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए हैं। मैं भी किसी शिक्षा की मीटिंग में था, वहाँ भी मेरे सामने मुद्दा आया, साहब क्या करें बच्चे ही नहीं जाते गवर्नमेंट स्कूल्स में, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा भैया एडजस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा R&D करा लो, रिसर्च करा लो, आपको पता चल जाएगा कि जिन सरकारी स्कूलों में आज पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, उसके आसपास पुराने शिक्षा मंत्री, पुराने शिक्षा अधिकारियों के कितने प्राइवेट स्कूल खुले हैं, उसके आसपास ही देख लो, आपको पता चल जाएगा कि जिन लोगों के ऊपर इस सरकारी स्कूल को चलाने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने वहां पे प्राइवेट स्कूल खोल दिया और उसका सरकारी स्कूल का भट्टा बिठा दिया। अब आप कह रहे हो हम बंद करेंगे। आज दिल्ली में स्कूल पे स्कूल खुलते चले जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों से निकाल के लोग गवर्नमेंट से में डाल रहे हैं, यहां पे गवर्नमेंट स्कूल बंद कर रहे हैं। तो स्कूलों का मॉडल, बिजली का मॉडल, पानी का मॉडल, अस्पताल का मॉडल, नौकरियों का मॉडल, ये हम उत्तराखंड लेके आ रहे हैं। और इसको ये हमारा मोटिव है। जब आपने कहा मोटिव, उसके नीचे लक्ष्य, ये सब शब्द हैं। ऐसे देखें तो लक्ष्य हमारा यह है कि 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जैसा दिल्ली में सरकार बनाई 70 में से 67 सीटों वाली सरकार, वैसी सरकार बनाएंगे। सर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जनता में काफ़ी उत्सुकता थी कि इस संवाद के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप पर्ची आप उठाएं, जिसका भी नाम आएगा वो अच्छा, पर्ची मुझे उठानी है? जी सर, जी थैंक यू। तो वो व्यक्ति अपना सवाल अब पूछ सकता है। लीजिए आप। तेजिंदर पाल सिंह, तेजिंदर जी आप सवाल पूछ सकते हैं। अब माइक। अच्छा उधर। जी सर। सर नमस्कार। सर कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक हूँ। सर बिजली पानी मुफ्त की जाएगी उत्तराखंड में? बिल्कुल होगा, इसीलिए मैंने कहा ना, देखो जनता तो खूब टैक्स देती है। आपके सामने में रख दूं, लोग पूछते हैं भाई पैसा कहाँ से ला रहे हो। आपके सवाल के जवाब के पहले वो मैथमेटिक्स मुझसे पूछते हैं लोग कि भाई आप दिल्ली में पैसा कहाँ से लाए। साहब मैंने बताया कि जनता के टैक्स में सरकारें जो हैं, सरकार में बैठे हुए लोग दो तरह से चोरी करते हैं। एक तो इकट्ठा करने में चोरी करते हैं और फिर उसको खर्च करने में चोरी करते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा आपका जवाब देने में। कैसे चोरी होती है? हमने दिल्ली में एक प्रयोग किया, किसी उसमें आप 1000 रुपए का खाना खाने गए, आप 12% में टैक्स दे के आए। अब जब बेईमान राजनीति होती है तो वो 12% का जो टैक्स दे के आए, 1000 रुपए का बिल था आपका होटल का, रेस्टोरेंट का, आप वहां 1120 रुपए का टैक्स, मतलब पूरा बिल दे के आए, तो 120 रुपए टैक्स के दे के आए। तो होता क्या है कि बेईमान नेता, बेईमान इंस्पेक्टर और बेईमान वो व्यक्ति जो आपसे टैक्स ले रहा है, वो क्या है, आपस में कन्वेंस कर लेते हैं
और शाम को बैठ के बहुत जगह वो बिल डिलीट कर देते हैं। ऐसा बहुत जगह होता है। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं। हमने वहां उसको चेक किया, एक रेस्टोरेंट में, बड़े नामी रेस्टोरेंट में शाम को रेड डाली और दिन में उसमें से कई परचेज कराई, तो वहां से ये सबूत मिला। उसके बाद चोरी बंद हुई वहां। आप तो टैक्स का पैसा दे आए ये सोच के कि भाई हम तो सरकार में दे रहे हैं, वहां बैठ के कोई इंस्पेक्टर, कोई नेता मिलकर उसमें चोरी करवा रहा है। तो पहला तो टैक्स कलेक्शन में चोरी, दूसरा उस कलेक्शन से जब सड़क बनाई तो 300 करोड़ रुपए की सड़क 350 करोड़ 400 करोड़ में बनी। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में वही सड़क 300 रुपए की जिसकी बनती है वो 250 करोड़ में बन जाती है। तो ये जो पैसा बचता है इकट्ठा करने में भी ज्यादा इकट्ठा हुआ। 30,000 करोड़ का बजट 60,000 करोड़ रुपए हो गया। और जब 60,000 करोड़ रुपए बजट हो गया और सस्ते में काम होने लगे ईमानदारी की वजह से, तो उसके बाद पैसा बचा तो केजरीवाल जी बोले इससे बिजली सस्ती करो गरीब आदमी के लिए, इससे पानी सस्ता करो, इससे महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दो। तो उत्तराखंड के लोग भी खूब टैक्स दे रहे हैं। उस टैक्स के कलेक्शन में चोरी रोकना और उस टैक्स के खर्च होने में चोरी रोकना, इतने भर से इतना पैसा आराम से आ सकता है कि बिजली तो क्या बहुत सारी चीजें सस्ती हो सकती हैं। थैंक यू। दूसरा सवाल सर। अच्छा, क्वेश्चंस की लॉटरी है। चलिए सर, मैं उठा लेता हूँ। संदीप तिवारी, संदीप जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। संदीप तिवारी जी, माइक। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका उत्तराखंड पधारने पर। बहुत शुक्रिया संदीप जी। आम आदमी पार्टी का मैं बहुत शुरू से ही एक फ़ैन रहा हूँ और आप लोगों को उस रामलीला आंदोलन के रामलीला मैदान के उस आंदोलन से आप लोगों को देखता हुआ आया हूँ, आज से नहीं पिछले लगभग 10 वर्षों से। और देखा है कि इस पार्टी की ग्रोथ कैसे कैसे धीरे धीरे एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट था जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट में बदला। दुनिया में शायद ये अपना एक अनूठा एग्जाम्पल है। दुनिया के विश्व इतिहास में, मैं इतिहास का ही विद्यार्थी रह चुका हूँ, विश्व इतिहास में ऐसा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलता कि जहाँ पर इस तरीके से एक सिविल आंदोलन शुरू हुआ और पॉलिटिकल आंदोलन में तब्दील होकर आज आप लोग एक वैकल्पिक राजनीति में एक वैकल्पिक पार्टी के रूप में उभरे। लोग आपको कांग्रेस और बीजेपी के एक विकल्प में रूप में देखते हैं। थोड़ा सा कहीं पर थोड़ा सा ओवर एम्बिशन आपकी बात में नज़र आया जब आपने बोला कि लोग मन बना चुके, लोग तैयार हैं। मुझे लगता है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो कि वो भी एक आंदोलन से निकला हुआ राज्य है। लोगों के मन में बहुत बड़ी बड़ी आशाएं थी, लेकिन सारी की सारी आशाएं धूल धूसरित हो गई। 2 मिनट लूँगा, जरा प्रश्न लंबा है मेरा। 70 सीटें उत्तराखंड में, 1 वर्ष से कम का समय रह गया चुनाव होने में। हमें यहाँ पर नेता नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर आपकी पार्टी के वॉलंटियर्स चाहिए, जैसे वॉलंटियर्स आपने दिल्ली में तैयार किए थे। अगर 1 वर्ष का इतना कम समय कि यहाँ पर तो आप नेता, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप नेता चुनने आए। हमें वॉलंटियर्स चाहिए, हमें सोशल सर्वेंट्स चाहिए, जो कि एक जन आंदोलन के रूप में यहाँ पार्टी की शुरुआत होनी चाहिए। इतना कम समय बचा है, आप लोग कैसे तैयारी करेंगे, कैसे? क्योंकि चूंकि केजरीवाल जी और आप तो दिल्ली में बिजी रहेंगे, यहाँ पर आप हमें ऐसे कौन से नेता देंगे जो हमारा मार्गदर्शन कर सके, ताकि जो है आप पार्टी यहाँ पर एक अपनी सरकार स्थापित कर सके। धन्यवाद। देखिए, नेता तो जनता ही देती है। केजरीवाल जी और हम जब नेता देने लगेंगे ना तो वो हमारा आदमी बन जाएगा। नेता जब जनता से निकल के आएगा तो वो जनता का काम करता है, और यहां भी जनता से ही निकलेगा। लेकिन 2013 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तब भी बहुत लोगों ने यही कहा था कि भाई राजनीति में लंबा है। बात ठीक है, राजनीति लंबा काम भी है, लेकिन आज उत्तराखंड के लोग, मैं आपकी बात से सहमत हूं, हो सकता है ओवर स्टेटमेंट लगे कहीं जाके, पर आज उत्तराखंड के लोग जान रहे हैं कि यार एक्स पार्टी ले आओ या वाई पार्टी ले आओ, कांग्रेस ले आओ या बीजेपी ले आओ, काम तो इन्होंने सब्सिडी घोटाले का ही करना है, काम तो इन्होंने स्कॉलरशिप घोटाले का ही करना है, काम तो इन्होंने कुंभ घोटाले का ही करना है, काम तो इन्होंने सड़क में घोटाले का ही करना है। तो मन वो बना चुकी है कि हमें बदलना है अभी, और बदलने का प्रमाण ये है कि हर बार उत्तराखंड की जनता कांग्रेस से चली जाती है तो बीजेपी को चुनती है, फिर बीजेपी से छला हुआ महसूस करती है तो फिर कहती है बदलना है, कांग्रेस को चुनती है, फिर कांग्रेस से चली जाती है, फिर कहती है बदलना है, 5 साल बाद फिर बीजेपी को चुनती है। तो आज विकल्प है उनके पास में, स्टिंग ऑपरेशन ऑफ गवर्नेंस और केजरीवाल ऑपरेशन ऑफ गवर्नेंस में, केजरीवाल गवर्नेंस मॉडल ऑफ गवर्नेंस के रूप में विकल्प है। जनता बदलने का मन बना चुकी है। हम, हमारी टीम, हमारे कार्यकर्ता, हमारे यहां के लीडरान अगर विकल्प के रूप में खड़े हो गए तो 1 साल के अंदर अंदर वो हो सकता है जो दिल्ली में हुआ था, और दिल्ली में वो हो गया तो 5 साल के अंदर अंदर उत्तराखंड में भी वो हो सकता है जो पिछले 5 साल में दिल्ली में हुआ था।
थैंक यू। डॉक्टर अजय पांडे जी हाथ उठाएं। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मनुष्य सिसोदिया, आपका सादर स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय पांडे, आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लोकल ब्रांच का सर प्रेसिडेंट हूं। आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे साथ में डॉक्टर खुराना जी भी हैं, जो उत्तराखंड स्टेट के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। सर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वी आर नॉट हेयर टू सपोर्ट एनी पार्टी, इट्स इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल है। हमारी 3 विंग्स हैं, हम लोग चैरिटी भी करते हैं, हमारे हर चीज़ की जनसेवा भी करती हैं। यस, हाईली प्रोफेशनल, आई नो। सर हम लोगों का ये है कि स्टेट में एक क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो उत्तराखंड सरकार ने लगाया है सर, उसके जो नॉर्म्स आप भी जानते हैं सर, इट्स वेरी ड्रैकोनियन लॉ है सर। इसमें अगर आपकी पार्टी आती है तो वो इसमें क्या अमेंडमेंट करेगी, इसमें आपका क्या, आप मैनिफेस्टो में कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे सर? दूसरा मेरा सवाल है सर, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है सर, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हम लोगों के लिए जो हॉस्पिटल्स के नॉर्म्स हैं, दे आर समथिंग डिफरेंट, बिकॉज हमारे जो आपके आम आदमी पार्टी के जो थे, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, इट्स जियोग्राफी, उत्तराखंड इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली। वी कैन नॉट कंपेयर विद, हम लोगों ने भी सर वहीं दिल्ली से पढ़े हुए, वी कैन नॉट कंपेयर विद हेल्थ स्टेटस, वी कैन नॉट कंपेयर विद मेडिकल कॉलेज, वी कैन नॉट कंपेयर विद स्कूल एजुकेशन से, क्योंकि बहुत रिमोट एरियाज में 5-5 किलोमीटर्स में भी एरिया है, तो वी कैन नॉट कंपेयर। जियोग्राफिकल स्ट्रेंस के हिसाब से सर, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में BMW के वेस्ट सॉल्यूशंस में, बायोमेडिकल वेस्ट सॉल्यूशंस में आपकी पार्टी सर का आपका स्टैंड रहेगा? तीसरा सर थोड़ा संक्षिप्त में सवाल रखें। हाँ, तीसरा सर क्या है कि डॉक्टर्स के लिए सिक्योरिटी एक्ट जो है सेंट्रल ने पास किया है, बट वो स्टेट ने पास नहीं, क्योंकि किसी भी डॉक्टर्स के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वी आर सोफिस्टिकेटेड पर्सन, वी कैन नॉट, किसी के साथ हम लोग लड़ झगड़ नहीं सकते। तो सर, डॉक्टर्स के लिए सिक्योरिटी प्रोटेक्शन एक्ट फॉर देयर सेल्फ एंड फॉर देयर इस्टेब्लिशमेंट में, इसमें आपका आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा सर? इस बिकॉज दीज आर ऑल स्टेट मैटर्स, तो इसमें ये मैं आपसे इसमें थैंक यू डॉक्टर साहब आपके सवालों के लिए, और क्योंकि बहुत टेक्निकल है और निटिग्रिटीज़ वाला क्वेश्चन है आपका, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं क्योंकि डायरेक्ट मेडिकल को देखता नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे पास उतनी नॉलेज जितनी आपके पास में है उतनी है नहीं इसकी। पर पॉलिटिकल प्रिंसिपल हमारा बेसिक जो केजरीवाल जी का है कि सबसे पहले स्टेक होल्डर की प्रॉब्लम समझ लो और नीड समझ लो। तो आज अगर डॉक्टर्स की सिक्योरिटी से लेके और जो आपने टेक्निकल एक्ट बताए, इसमें जिसमें डॉक्टर्स का भला, जिसमें मेडिकल सेक्टर का भला है, होगा वही स्टैंड हमारा, वही रहेगा। यहाँ इज्म नहीं चलेगा, ये केजरीवालिज्म कुछ नहीं है, या मनीष सिसोदियाज्म कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टीज्म कुछ नहीं है, यहाँ इज्म नहीं है। यहाँ यह है कि आपके साथ बैठ के मेडिकल फेटर्निटी प्लस मेडिकल सेक्टर के लिए जो बेस्ट हो करना वो चाहिए, किसी का इज्म नहीं चलना चाहिए। जी आज हमें लग गया किसानों के लिए कर दो, किसान कह रहे हैं नहीं करो, वो कह रहा है करो, तो वो उसमें झगड़ा है। फिर बेस्ट है कि जो डॉक्टर्स के लिए, जो पेशेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है वो करना है, ये बेसिक चीज़ है। आपने पॉल्यूशन के बारे में कहा, मतलब दिल्ली पहला ऐसा शहर राज्य है जहां इतनी प्रोग्रेसिव ई पॉलिसी बनी है, ई व्हीकल पॉलिसी बनी है। और आज हम जितने चार्जिंग स्टेशन ई व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं, आई थिंक पूरे देश में कोई नहीं कर रहा है उसने उतने बड़े पैमाने पर, उतने उस पर। सो ई व्हीकल्स आर द बेस्ट सॉल्यूशंस एंड दे आर द, अब तो रेडीमेड, आज की तारीख में दुनिया भर में टेक्नोलॉजी इतनी अवेलेबल है। तीसरी चीज आपने कही, यस वी कांट कंपेयर एवरी स्टेट बट वी कैन लर्न फ्रॉम लॉट ऑफ प्लेसेस। हम बहुत सारी दुनिया में रिमोट प्लेसेस हैं और दुनिया की गवर्नमेंट्स ने रिमोट प्लेसेस में अच्छी एजुकेशन देने के, अच्छे टूरिज्म स्पॉट डेवलप करने के, अच्छे रोजगार देने के मॉडल्स डेवलप किए हैं। हम उनसे इंस्पायरेशन लेके अपना उत्तराखंड का बढ़िया मॉडल डेवलप कर सकते हैं उस पर। दो हैं, थैंक यू। मिस्टर आलोक पांडे जी हाथ उठाएं। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं सर। थैंक यू आलोक सिंह। A very good evening to you, sir. Welcome to the state of देवभूमि। और मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर सर। आपका पहले न्यूज़ में हम देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज इंटरएक्टिव सेशन में आपसे 1-to-1 मुलाकात हो रही है। आई एम रियली वेरी हैप्पी सर। थैंक यू आलोक सिंह। और दूसरा सर, आपने जो अपना उत्तराखंड का दौरा शुरू किया वो कैंची धाम से शुरू किया है
अ वेरी रिलीजियस प्लेस, और कहते हैं कि यहाँ से जो भी आप मांगते हैं उसकी मान्यता पूरी होती है। मांग लिया है जी आज। तो डेफिनेटली आपने मांगा होगा सर, आप पार्टी यहाँ पावर में आए, एंड आई एम श्योर सर इन द नेक्स्ट इलेक्शन आप पार्टी विल विन द थंडर्स मेजोरिटी। थैंक यू। सवाल तो सर बहुत हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2-3 सवाल पूछना चाहूँगा। पहला सवाल मेरा यह है, जैसे आप सर एक सवाल, थोड़ा समय का अभाव है तो माफ़ कीजिएगा, एक सवाल जस्ट 2 क्वेश्चन। पहला सवाल सर, जो आपने खुद ही इसका जवाब दिया है पहले, कि आप पार्टी 2017 में कोई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन 2022 के इलेक्शन में आप पूरे 70 सीटें में चुनाव लड़ेंगे। तो क्या आप सर वाकई में 70 सीट में चुनाव लड़ने का प्लान कर रहे हैं, या आप सिर्फ कुछ उन सीटों में चुनाव लड़ेंगे जिसमें आपको लगता है कि आप पार्टी का अच्छा बहुमत है? दूसरा, क्या आप कोई चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे जिसके नीचे आप पार्टी उत्तराखंड स्टेट इलेक्शन में चुनाव लड़ेगी? और एक सवाल सर मेरा और है, दूसरा सर, सिंस आई बीइंग अ ग्रेट इन्वायरमेंटल लवर, ये आपने भी देखा होगा कि उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट कवर है सर, वो बहुत जल्दी डिप्लीट होते जा रहा है। वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले बोला कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में एक्सपेंड करने के लिए 10,000 पेड़ काटे जाएंगे। इसी प्रकार देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे के लिए भी शायद 10 से 12,000 पेड़ काटे जाएंगे। तो इस ढंग से सर यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है बहुत डिप्लीट होते जा रहा है। तो कैसे सर आप डेवलपमेंट को और इन्वायरमेंट को इसको बैलेंस करते हुए, अगर आपकी पार्टी यहाँ पर पावर में आती है, जो उम्मीद करते हैं आएगी, तो कैसे आप इसको बैलेंस करेंगे? थैंक यू आलोक जी। इसके मैं तीसरे से आ जाता हूँ, आपका फॉरेस्ट वाला जो इशू है। इसके जैसा मैंने कहा कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े बहुत सघन वन क्षेत्र हैं और वहाँ भी लोगों ने बहुत प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के मॉडल दिए हैं। आज अगर हम दिल्ली में एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, इन सब से काम कर पा रहे हैं तो इसलिए कर पा रहे हैं कि उतनी घनी आबादी, उतनी मिक्स पुअर प्लस अर्बन प्लस रिच आबादी के बीच में हेल्थ मॉडल्स क्या हो सकते हैं, वो हमने देश भर दुनिया भर से समझा और हमने बहुत सारी चीज़ें समझ के दिल्ली की चीज़ें इंट्रोड्यूस की। वैसे ही उत्तराखंड जैसे वन क्षेत्र के लिए, वन प्रदेश के लिए, हरित प्रदेश के लिए, मतलब जो ग्रीनरी है, डेंस फॉरेस्ट है, इन सबको प्रोटेक्ट करते हुए क्या डेवलपमेंट पॉलिसी, क्या डेवलपमेंट का फॉर्मूला, ऐसे बहुत मतलब हम और आप जानते हैं बहुत सारे दुनिया भर में लोगों ने इंडस्ट्री भी लगाई है, सर्विस सेक्टर भी खड़ा किया है, रोजगार, उसी से रोजगार निकाले हैं जिससे वो भी बढ़ता है। उसको बढ़ाना भी अपने आप में एक रोजगार है। लोगों को तो रोजगार चाहिए, आप काटने का लगा दो या बढ़ाने का लगा दो, है ना। उसी युवा को आप कह सकते हो भाई रोजगार लगाना है, पेड़ लगाने के ले रोजगार चाहिए। उसी युवा को कह सकते हो भाई चोरी छुपे पेड़ काटने का दे, युवा को तो रोजगार चाहिए, अब उसको तो घर चलाना है। तो पेड़ बढ़ाने का भी मॉडल हो सकता है, जंगल को बढ़ाने का भी एक मॉडल हो सकता है। आपने 2 सवाल पार्टी से संबंधित किए, राजनीति से संबंधित किए। अभी तो हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए तो ये कहना मुश्किल है जी। हमारा यहाँ तो पहले कोई दूसरी तीसरी बार लड़ रहा हो तो उसको पता होता है कि साहब यहाँ पे तो ज़्यादा वोट मिलती हैं, कम मिलती हैं। हम तो 70 की 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और 70 की जो हमारा आकलन है, 70 की 70 सीटों पर जनता दुखी है इन घोटालों से। इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि लोग पहाड़ के गांव से लेके मैदानों के गांवों तक इस बात की चर्चा कर रहे हैं, साहब कहीं सब्सिडी का घोटाला हो रहा है, छात्रवृत्ति का घोटाला हो रहा है, कहीं कुंभ का घोटाला हो रहा है। लोग दुखी हैं इस बात से, तो हर जगह लोग चेंज करने को तैयार बैठे हैं। तीसरा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा सीएम कैंडिडेट का, जो कल से, क्योंकि कई पत्रकार भी मेरे से पूछ रहे थे, उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का जो सीएम कैंडिडेट होगा, आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी होगा वो कट्टर देशभक्त होगा। वो ऐसा व्यक्ति होगा कि जिस पे उत्तराखंड के लोग ये कहेंगे कि इसने उत्तराखंड का होने के नाते हमारा मान सम्मान देश भर में बढ़ाया है, दुनिया भर में बढ़ाया है। वो ऐसा व्यक्ति होगा, वो युवाओं के लिए आदर्श होगा। इंतजार करिए, अरविंद केजरीवाल जी बाकायदा जनता के बीच में पूछ के डिस्कस करके उसका अनाउंसमेंट करेंगे। पर मुख्य ऐसा आदमी होगा जो उत्तराखंड के लिए जान देने को तैयार हो, देश के लिए जान देने को तैयार हो। ये हमारी जिम्मेदारी है। हंसा बिश जी, आप हाथ उठाएं, अपना सवाल पूछ सकती हैं आप। अच्छा, सर नमस्कार।
आप शायद मुझे नहीं जानते लेकिन मैं जानती हूँ, और जो ये देवभूमि में आप आए हैं, मेरे Thank you, न्याय के देवता ने आपका वेलकम पहले ही कर चुका है। ये बारिश हमारे वहाँ पे शुभ मानी जाती है Thank किसी you, भी हंसा कार्य जी। के लिए। Thank तो you. सर मेरा सवाल है आपसे, कोरोना का बड़ा भाई एक हमारे जो उत्तराखंड में फैला हुआ है, जिसको यहाँ पे शायद भ्रष्टाचार कहते हैं, तो सर वो इतनी अपनी चरम सीमा पे है, तो आप अगर आपकी सरकार उस पर आती है तो उसका वो क्या कदम उठाएंगे आप जिससे हमें उस पर राहत मिलेगी? थैंक यू हंसा जी, इस पॉजिटिव नोट के लिए क्वेश्चन से पहले। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। मुझसे कई जगह लोग पूछते हैं, यार आपने, जैसे कई राज्यों के लोग आते हैं हमारे पास में एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए, ऑफिसर्स, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के हेड ऑफ द स्कूल्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग, वो मुझसे पूछते हैं कि भाई ये क्या है, ऐसा हम अपने राज्य में कैसे कह सकते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ, पहले तो ऐसा मुख्यमंत्री चुनो जो मिड डे मील में पैसा ना खाता हो। पहले ऐसा मुख्यमंत्री चुनो जो बच्चों की किताबें और बच्चों की यूनिफॉर्म खरीदे और छात्रवृत्ति के लिए पैसा आवंटित करे, तो उसमें ये ना सोचे मुख्यमंत्री कि मेरा कितना कट मिलेगा, बल्कि ये सोचे कि इसमें कितने बच्चों का फायदा होने वाला है। सर थोड़ी सी आपकी बात काटूंगी सर। एक हंसा जी, हाँ जी, तो सर। ईमानदार राजनीति एक विकल्प के रूप में आज उत्तराखंड के लोगों में खड़ी है, और पूरे सीटों पे, जैसा मैंने आलोक जी को भी बताया, चुनाव लड़ेगी। और उत्तराखंड के लोग जो अपना एक बेचैनी है कि भाई हमें बदलना है, उसको आज यहां लाके खड़ा करेंगे। आप देखिएगा, अपने आप ले आएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। श्री नागेश दुबे जी अपना हाथ खड़ा करें और अपना सवाल आप पूछें। नागेश जी। बहुत बहुत स्वागत है मनीष सिसोदिया जी आपका देवभूमि में। सर, जैसे कि दिल्ली में हमारे रिलेटिव्स भी रहते हैं, मैं भी जाता रहता हूँ, तो वहाँ की जनता आपसे बहुत खुश है, आपकी सरकार से, आप लोग के काम से। तो इसी उम्मीद के साथ उत्तराखंड भी आप पार्टी का स्वागत करती है, और आपने जो यहाँ के प्रतिनिधि जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, मैं नागेश दुबे मीडिया से ही हूँ यहाँ पर, तो मीडिया हम सभी पार्टियों से मिलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में भी डर है कि आप आ रही है तो कुछ नया लेके आएंगे। बट यहाँ की जो समस्या है सर, कि उत्तराखंड को 20 साल हो गए बने हुए, बट यहाँ के भी आपने बताया था कि यहाँ के बच्चे या तो होटल मैनेजमेंट में या आर्मी में जाते हैं, बट यहाँ अब तक कि यहाँ पर पढ़ाई के लिए भी सुविधाएं नहीं हैं। अभी हमारे बगल में संजय जी बैठे हैं, वो बी आर्क में इनकी बेटी का हुआ है, और इनको सीट नहीं मिल पा रही है। तो कई चीज़ें हैं। तो बेसिक हमारा जो सवाल है, हमारा सवाल ये है कि पलायन को लेकर के है, कि जो हमारा पलायन है ये 20 साल हो गए, फिर भी यहाँ से पलायन रुक नहीं रहा है। यहाँ के रोजगार के चलते यहाँ का जो यूथ है वो सीधे पढ़ता है, यहाँ के माँ बाप भी चाहते हैं कि तुम यहाँ मत कुछ करो, सीधे बाहर चले जाओ, जिस कारण हमें राजनीति में भी अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये जो पलायन हमारा हो रहा है, उसको रोकने के लिए आपके साथ क्या प्लानिंग है सर? देखिए, उस पलायन की कॉज आपने जिक्र किया, बल्कि दोनों ही आपने जिक्र किए हैं नागेश जी। उस पलायन की रूट कॉज में एक तो अच्छी शिक्षा का ना मिलना है। हर आदमी चाहता है भाई हम तो जैसे पढ़ लिए, मैं तो क्योंकि उत्तराखंड के, मेरी अपनी विधानसभा में इतने सारे लोग हैं उत्तराखंड के, सबसे बात होती है कि किन परिस्थितियों में निकले अपने गांव से, किन परिस्थितियों में दिल्ली में आके पहली बार रहे। तो पलायन करने वाले आदमी का सबसे बड़ा दर्द यही होता है, साहब मैं तो चलो जिन भी परिस्थितियों में बड़ा हो गया, युवा हो गया, पर मेरे बच्चे कम से कम अब उन परिस्थितियों में ना हो। सबके मन में यही रहता है। तो अगर उत्तराखंड में शिक्षा अच्छी हो गई तो मुझे लगता है देश नहीं विदेश से भी लोग, क्योंकि उत्तराखंड इतनी खूबसूरत जगह है और इसका मतलब विस्तार उस तरह से है पूरा हिमालयन बेल्ट में, मैदानी से लेकर पहाड़ तक, देश विदेश से लोग यहाँ आके पलायन करके रहना चाहेंगे कि अपने बच्चे भी यहाँ पढ़ा लेंगे और रोजगार भी यहाँ मिल जाएगा। और ये हो सकता है। आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मैं अथॉरिटी से कह रहा हूं, देवभूमि में राम राज्य लाया जा सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम स्टिंग राज्य से मुक्त हो पाएंगे? स्टिंग मुख्यमंत्री के राज्य से मुक्त हो जाइए, राम राज्य आएगा। वसीम जी, आप अपना हाथ दिखाइए। वसीम जी हैं? शायद नहीं। चलिए सर, दूसरा।
थैंक यू। गार्गी बिष्ट जी, गार्गी जी अपना सवाल पूछ सकती हैं आप, लेकिन संक्षिप्त में आप सवाल पूछिएगा। जी जी जी, अच्छा। सिसोदिया जी, आपका स्वागत है उत्तराखंड में। Thank you, ma'am. आप बहुत बार शिक्षा के क्षेत्र में बात कर चुके हैं। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी अगर आप पार्टी आती है शिक्षा को लेके। हाँ जी, थैंक यू। पहले तो जैसा मैंने नागेश जी के सवाल के जवाब में भी कहा कि उत्तराखंड के हर बच्चे को शानदार सरकारी स्कूल में एजुकेशन मिल सके, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। दूसरा, शिक्षा का मॉडल वो होना चाहिए कि हर बच्चा यहां से निकल के यहीं रोजगार क्रिएट भी कर सके, रोजगार पा भी सके और दे भी सके। अगर हमारी शिक्षा ने उत्तराखंड के बच्चों को इस लायक बना दिया कि वो उत्तराखंड में यहाँ के स्थानीय संसाधनों को, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की नीड्स को ध्यान में रखते हुए 4 और लोगों को रोजगार देंगे, तो फिर दूसरे राज्यों से लोग रोजगार करने आएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ रोजगार करने वालों की जरूरत पड़ेगी, ना कि रोजगार के लिए भेजने वालों की। और ये संभव है, आज असंभव बात नहीं है। आज दुनिया के मतलब ये बात मैं मूलतः देश भर के लिए कहता हूं, पर यहाँ के लिए भी कह सकता हूं कि हम सपना तो देखें एक बार इस बात का। आज हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह से बैठ के परिवारों में लोग सपने देखते हैं, मुझे थोड़ा सा जुगाड़ लग जाए ना, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजूंगा, अमेरिका भेजूंगा या जापान भेजूंगा। ये सपना तो देखिए कि किसी दिन जापान में बैठा हुआ कोई परिवार बात करे कि मेरा थोड़ा सा जुगाड़ लग जाए तो उत्तराखंड में एक शानदार यूनिवर्सिटी है, मैं अपने बच्चे को पढ़ने के लिए वहां भेजूंगा। ये सपना देखेंगे तो फिर इसको इस राजनीति से लिंक कर पाएंगे कि इसका सच होना राजनीति पर निर्भर है। और जब राजनीति की तरफ देखेंगे तो फिर अपने आप बटन वहां दबेगा जहां से ये सपने को पूरा करने की राजनीति आती है। सर एक आखिरी प्रश्न। थैंक यू। श्वेता जी सवाल पूछ सकती हैं हम अपना। थोड़ा सा इधर हो जाएंगे आप? हाँ, मैं देख नहीं पा रहा था। हाँ जी, मैं अब देख पा रहा हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। पहले तो मैं आपका बहुत वार्म वेलकम करना चाहूँगी इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हम सब जानते हैं दिल्ली और उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति बहुत अलग अलग है, तो उत्तराखंड में कुछ रिमोट एरियाज ऐसे हैं जहाँ बहुत डिस्टेंस की वजह से विकास नहीं हो पाया, तो आम आदमी पार्टी का क्या मॉडल रहेगा उन रिमोट एरियाज में विकास के लिए जो कि इस विकास से वंचित रह गई बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस? थैंक यू श्वेता जी। मैं पार्टली या शायद इनडायरेक्टली इस सवाल के जवाब को टच कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपसे ये कहना चाहूंगा कि रिमोट एरियाज के सॉल्यूशन रिमोट एरियाज के तरीके से निकलेंगे, अर्बन एरियाज के सॉल्यूशन अर्बन। आज आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। दिल्ली में जो सॉल्यूशंस काम करेगा किसी चीज के लिए, वो उत्तराखंड के मैदान में नहीं करेगा। उत्तराखंड के मैदान में जो काम करेगा वो रिमोट में नहीं करेगा। हर एरिया का अपना एक सॉल्यूशन है, वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ की मैन पावर, वहाँ की समाज, वहाँ की संस्कृति को देखते हुए। तो अगर हम समाज संस्कृति को देखते हुए सॉल्यूशन लेके आएंगे तो वहीं से निकल आएगा। और इसके मॉडल उपलब्ध हैं। कोई मतलब दुनिया भर में बहुत काम हुआ है। आज जिन देशों की तरफ में हम देखते हैं कि हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, जैसा मैंने कुछ देशों का उदाहरण, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी एजुकेशन पे अच्छा काम कर लिया, उन्होंने अपनी गवर्नेंस पे अच्छा काम कर लिया। इसलिए बार बार ये कहूंगा कि एक बार केजरीवाल जी को मौका तो देके देखिए, केजरीवाल जी के मॉडल को मौका तो देके देखिए। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी का जो दिल्ली में मॉडल लागू हुआ है वो यहाँ उत्तराखंड में लागू होगा, आपको इन सवालों के प्रमाण मिलने लगेंगे यहाँ पे। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संवाद के जरिए लोगों के जो प्रश्न थे उनको उत्तर दिए, और पहली बार आप उत्तराखंड आए, इतना प्यार आपको मिला, आगे भी आप उत्तराखंड आएंगे ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू कैलाश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे।